बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वो टॉपिक इज़ द अलीगढ़ मूवमेंट, तहरीक अलीगढ़। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एंडेड इन अ डिज़ास्टर फॉर द मुस्लिम्स। 1857 की जंग आज़ादी मुसलमानों के लिए वो एक डिज़ास्टर, एक तूफ़ान की एक ख़तरनाक सूरत में मुसलमानों के लिए उसका ख़ात्मा मुसलमानों के लिए बहुत ख़तरनाक और खौफनाक था, नुकसानदेह था। The British believed that the Muslims were responsible for the war of 1857 and therefore they were subjected to ruthless punishment and merciless revenge. ब्रिटिशर्स थे सब कंटिनेंट में, वो इस बात पे यकीन था उनको कि 1857 की जंग आज़ादी मुसलमान उसके ज़िम्मेदार थे, रिस्पॉन्सिबल थे। हमने लास्ट लेक्चर में भी 1857 के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस लिए थी, अंग्रेज़ों को बरसगीर से निकालने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो जीत गए, वो उनका रूल कायम हो गया, उनकी हुकूमत कायम होगी, कॉलोनी बन गई उनका सब कंटिनेंट। तो वो फिर उसके बाद उन्होंने मुसलमानों के साथ जो रथलेस पनिशमेंट यानी कि उनको सख्त से सख्त तरीन सज़ाएँ दी, उनको इतनी तकलीफ़ दे सज़ाएँ दी, और उनके साथ जो मर्सीलेस रिवेंज कहते हैं इंतकाम को, उनसे बगैर रहम के इंतकाम लिया। The British had always looked upon the Muslims as their enemies because they had ousted them from power. ब्रिटिशर्स हमेशा मुसलमानों की तरफ अपने दुश्मनों की तरह देखते थे, यानी कि वो अपना दुश्मन समझते थे। क्यों? क्योंकि वो क्या समझते थे कि मुसलमानों ने उनको पार से आउटस्टिड किया, मुसलमानों ने उनसे पार से उनको डिवाइड ऑफ किया, यानी कि उनको जो पार थी कब्जे करने की, ये सारी कुछ उनके पार, इससे मुसलमानों ने उनको महरूम किया बिकॉज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. With the war of 1857, this feeling was intensified and every attempt was made to ruin and suppress the Muslims forever. इस जंग के बाद जो ऐसे एहसास थे, कैसे भला कि ये कि मुसलमान उनसे उनकी पावर छीनते हैं, उनको महरूम करना चाहते हैं, ऐसी फीलिंग्स जो इंटेंसिफाइड होगी और शिद्दत इख्तियार कर दी, और उनको अंग्रेज़ों की कोशिश थी कि वो मुसलमानों को बर्बाद कर दें, उनको सप्रेस करें, उनको ख़त्म कर दें हमेशा के लिए। Thus the Mughal rule came to an end and the subcontinent went directly under the British crown. मुगलिया सल्तनत का ख़त्मा हो गया और जो बरसगीर है वो अंडर द ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया, ब्रिटिश हुकूमत के अंडर चला गया। सर सैयद अहमद ख़ान मेड मॉडर्न एजुकेशन द वे टू प्रोग्रेस। हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बात डिस्कस की थी। अब हम अलीगढ़ मूवमेंट के हवाले से जो सर सैयद अहमद ख़ान की अटैम्प्ट्स हैं, उनकी कोशिशें, उनकी जो उनकी खिदमात हैं मुसलमानों के लिए, वो हम डिस्कस करते हैं। आफ्टर द मुस्लिम रूल द न्यू रूल्स द ब्रिटिश implemented a new education policy with drastic changes. मुसलमानों का रूल आपको पता है, मुगलिया रूल ख़त्म हुआ, एक्सपायर हो गया, और जो और इंग्लिश रूल जो बरसगीर पे वो कायम हो गया, ब्रिटिशर का रूल कायम हो गया। उन्होंने क्या किया, इम्प्लीमेंट यानी कि लागू की, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम अपना उन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ थी। मुसलमानों का जो पहला एजुकेशन सिस्टम था उससे वो ह्यूज मतलब अब क्या लें, ह्यूज डिफरेंस था बिटवीन बोथ ऑफ दोज एजुकेशन सिस्टम, बिटवीन द एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ बोथ ऑफ द सिस्टम. The policy restricted Arabic, Persian and religious education schools and made English as the only medium of instruction as well as the official language in 1835. अच्छा, तो 1835 में पॉलिसी जो अंग्रेज़ों ने एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई थी, उसने अरबिक को, पर्शियन को और जो दूसरे रिलीजियस एजुकेशन थी, सारी मजहबी तालीमात, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उन पर पाबंदी लगा दी, ख़त्म कर दिया उन्हें, और इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाया ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिर्फ बात करने का, इंस्ट्रक्ट करने का मीडियम सिर्फ इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाया, और ऑफिशियल लैंग्वेज इसको 1835 में बना दिया. अ रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ एवरीथिंग मॉडर्न एंड वेस्टर्न and dislinkation to make use of the opportunities opening under the new regime was created among the Muslims. क्या क्या रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ एवरीथिंग मॉडर्न एंड वेस्टर्न, जो उनका मुसलमानों की तरफ सलूक था, एटीट्यूड था, वो रॉन्ग था और कैसा था, जदीद था और वेस्टर्न था, यानी कि अपना जो उनका एटीट्यूड था वो था. डिसलिंक्शन कहते हैं गैर रगबती, मतलब वो रगबत नहीं रखते थे मुसलमानों की तरफ, टू मेक यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपनिंग अंडर द न्यू रिजाइम. जो नया रिजाइम था, नया दरुल हुकूमत था, उसमें मुसलमानों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कोई नहीं थी. मुसलमानों के लिए वो इस चीज़ की तरफ रगबत नहीं रखते थे कि मुसलमानों को भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ या उनको भी एक सिटीज़नशिप के जो राइट्स हैं सिटीज़न के वो प्रोवाइड किए जाएँ. दिस टेंडेंसी हैड इट कंटिन्यूड लॉन्ग, ये टेंडेंसी, ये जो प्रैक्टिस है बहुत अरसे तक जारी रही, वुड हैव प्रूव डिजास्टर्स फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, मुसलमानों की कम्युनिटी के लिए ख़तरनाक, खौफनाक, डिजास्टर्स कहते हैं तबाहकुन साबित हुई. सच वर द डेज ऑफ डिस्पेयर एंड डिस्पोंडेंसी व्हेन सैयद अपीयर
टू द हॉरिजन ऑफ मुस्लिम इंडिया टू रेस्क्यू दैम। ये मायूसी के, डिस्पेंडेंसी के, डिस्पेयर के, मायूसी और बेयकीनी के दिन थे जब सर सैयद अहमद खान इंडिया के मुसलमानों को रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए वहाँ अपेयर हुए, यानी कि नमूदार हुए। Sir Sayyid had the conviction that regeneration of the Indian Muslim had not all visualized that mankind had entered a very important phase of its existence, that is an era of science and learning which was the source of progress and prosperity for the British। इसको दोबारा से देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान had the conviction that the generation of the Indian Muslim, वो ये समझते थे, उनका ये था ख्याल कि जो इंडियन मुस्लिम, इंडिया के मुसलमान हैं, उनको रीजनरेट करना पड़ेगा, यानी कि उनकी जो पहले वाली जनरेशन थी, आप कह लें पहले वाली जो उनकी तरक्की को, इसका ये मतलब है कि उनकी डेवलपमेंट को रीजनरेट करना पड़ेगा। उनकी तरक्की डेवलपमेंट खत्म हो गई थी ना, तबाहकुन, जब उनकी डिजास्टर्स कंडीशन हो गई थी, तो ये सब कुछ खत्म हो गया। उनका ये राय थी कि उनको रीजनरेट करना है इंडिया के मुसलमानों को। नॉट एट ऑल विजुलाइज दैट मैनकाइंड हैड एंटर्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। सिर्फ यही बात उनको विजुअलाइज नहीं करते हुए उन्हें रीजनरेट करना कि जो मैनकाइंड है, इंसानियत अपनी ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं ना, मखसूस दहारे पर पहुंच गई है। एन era of science and learning which was the source of progress and prosperity for the British। मीन्स मैनकाइंड अपने ज़िंदगी के अरूज के इम्पॉर्टेंट इरा पर, इम्पॉर्टेंट दौर पर कैसे पहुंची है कि जो ये जो इरा था, ये जो ज़माना दौर चल रहा था उस वक्त सर सैयद अहमद खान का, वो साइंस एंड लर्निंग का था, कि सीखने का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, इसके ज़रिए प्रोग्रेस कर सकते थे, इसके ज़रिए प्रॉस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली को, सिर्फ इसके ज़रिए खुशहाली आ सकती थी। कैसे बोला? क्योंकि वहाँ ब्रिटिशर्स जो रूल था, और ब्रिटिशर्स जो थे वो साइंस की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, लर्निंग की तरफ, इसकी तरफ ही माइल होते थे, इसके ज़रिए वो अपनी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी हासिल करते थे। इसलिए सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन जो उसकी तरफ उनकी तवज्जो दिलाई। देयरफॉर मॉडर्न एजुकेशन बिकेम द पिवट ऑफ हिज मूवमेंट फॉर द रीजनरेशन ऑफ द इंडियन मुस्लिम। उनकी जो मूवमेंट थी, तहरीक का पिवट, पिवट कहते हैं सेंट्रल पॉइंट, मरकज़। मॉडर्न एजुकेशन उन्होंने अपने तहरीक का, मॉडर्न एजुकेशन को अपनी तहरीक का मरकज़ बनाया इंडिया के मुसलमानों की रीजनरेशन के लिए। विच ब्रॉट अ कम्प्लीट ओरिएंटेशन इन देयर लाइफ, जो उनकी ज़िंदगियों में कम्प्लीट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कहते हैं गोल ओरिएंटेड, मतलब एक स्पेशल फोकस, पर्पस जिसकी डेस्टिनी होती है, उनको उनकी डायरेक्शन डिज़ाइन कर दी, उनकी डायरेक्शन असाइन कर दी। ही ट्राइड टू ट्रांसफॉर्म मुस्लिम माइंड्स फ्राम मिडिवल आउटलुक टू अ मॉडर्न वन। उन्होंने मुसलमानों के जो जहन है उनको मिडिवल कहते हैं, मिडिवल आउटलुक की तरफ, यानी कि उस वक्त जो उनका जहन का, जो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल था, उस वक्त जो देखने का अंदाज था, उसको मॉडर्न की तरफ सर सैयद अहमद खान ने लाने की कोशिश की। हाली एंड साहबी वाल आल्सो एसोसिएट विद द अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट के साथ ये दोनों साहबान भी मुंसलिक थे। अच्छा, अब आपको अलीगढ़ मूवमेंट की समझ आ गई। इसका कंसेप्ट ये है कि सर सैयद अहमद खान ने, क्योंकि उस वक्त हालात ये सारे हमने ऊपर पढ़े हैं, मुसलमानों की जो वो हालत थी आपको वो भी पता है, तो सर सैयद अहमद खान ने ये कोशिश की कि मुसलमान रीजनरेट करें, उनकी तरक्की हो, दोबारा से वो अपनी उस हालत में आ सकें हुक्मरानी की पोजीशन में। तो वो ये जानते थे कि ये सिर्फ इस तरह मुमकिन है कि जो अंग्रेज़ अब मुसलत हो गए हैं, वो क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंग्लिश पढ़ते हैं, तो जब तक हम उनकी ज़बान नहीं सीखेंगे, हम उनका हथियार अपनाएंगे नहीं, तो हम उनसे जंग कैसे कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को अपनी अलीगढ़ मूवमेंट के जरिए मॉडर्न एजुकेशन की तरफ तरगीब दिलाई, रग़बत दी। Sir Sayyid's first and foremost objective was to modernize the Muslims following the Western culture values that could create friendly atmosphere for the two communities। उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला उनका मकसद था कि मुसलमानों को मॉडर्नाइज़ किया जाए, वेस्टर्न कल्चर, ताकि वो उनका कुछ कल्चर, उनकी वैल्यूज़ अपनाएं। इस सेंस में नहीं कि वो अपना रिलीजन ही चेंज कर लें, इस सेंस में कि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सके, एक दोस्ताना माहौल बन सके। मतलब वो जो मुसलमानों को अपना दुश्मन और सब कुछ समझते थे और उनसे रिवेंज लेने के लिए क्या क्या कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल, एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सके, वो उनकी लैंग्वेज सीखें, उनकी थोड़ा सा कल्चर के करीब जाएँ, या उनकी थोड़ी एजुकेशन हासिल करें, ताकि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो और दोनों कम्युनिटीज़ यहाँ एग्जिस्ट कर सकें पीसफुल वे में। He motivated his community to learn the Western philosophy and English literature to get along with the ruling people। उन्होंने अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को मोटिवेट किया, यानी कि उनको इस तरफ रग़बत दिलाई, तवज्जो दिलाई, उनको इस तरफ उभारा कि वो वेस्टर्न फिलासफी और इंग्लिश लिटरेचर को सीखें, ताकि वो रूलिंग पीपल यानी कि जो हुक्मरान लोग हैं उनके साथ चल सकें, उनके साथ खड़े हो सकें। Therefore, in order to fulfill this desire, he started the अलीगढ़ मूवमेंट। ये अपनी कोशिशों को पूरा करने के लिए उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है अलीगढ़ मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई, तो आपने ये इतना जो ढेर सारा पढ़ा है, आपने इसको अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो 2-4 लाइनों में करके ना, इन्हीं वर्ड्स को इजी वर्डिंग में, या इनको इसी को आप मेमोराइज कर लीजिएगा, अपनी वर्डिंग में करके आपने इसको लिख देना कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, ही हैड टू इमीडिएट ऑब्जेक्टिव इन व्यू। अलीगढ़ मूवमेंट के कौन से 2 इमीडिएट ऑब्जेक्टिव थे, ये भी आपने याद करने हैं।
टू रिमूव द स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। स्टेट ऑफ टेंशन, डिप्रेशन की, यानी कि जो एक तनाव था मुसलमानों के दरमियान और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान, उस तनाव को, स्टेट ऑफ टेंशन को, स्टेट ऑफ डिप्रेशन को, फ्रस्ट्रेशन को रिमूव करना, ख़त्म करना। टू इंड्यूस दैम टू गेट जॉब्स एंड अदर फैसिलिटीज़ अंडर द गवर्नमेंट, अंडर द न्यू गवर्नमेंट। जो नई गवर्नमेंट, न्यू रिजाइम था ब्रिटिशर्स का, उसके अंडर रहते हुए मुसलमानों को इंड्यूस करना, उनको इस बात की तरफ रगबत दिलाई ताकि वो नई जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सके, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके अपनी लाइफ में, ठीक है, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट है टू हिम दिस वाज द ओनली वे फॉर द मुस्लिम टू प्रॉस्पर। तो सर सैयद अहमद ख़ान के लिए सिर्फ यही एक तरीका था जिससे मुसलमान तरक्की कर सकते हैं, खुशहाल हो सकते हैं। द आइडियाज़ ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान में बी समड अप एज द फॉलोइंग। सर सैयद अहमद ख़ान के ख्यालात, आइडियाज़ को ऐसे सम अप किया जा सकता है, उसका निचोड़ ये 3 पॉइंट्स में निकाला गया है। टू क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द मुस्लिम्स। वही बात कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मुसलमानों के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडली एटमोसफियर क्रिएट करना। टू मोटिवेट द मुस्लिम टू लर्न वेस्टर्न एजुकेशन, मुसलमानों को मगरबी तलीम की तरफ मोटिवेट करना। टू परसूड मुस्लिम टू अब्सटेन फ्राम एजुटेशनल पॉलिटिक्स, मुसलमानों की इस बात से अब्सटेन करना, उनको बाज रखना, मना करना कि वो एजुटेटिव पॉलिटिक्स में, जो स्फीयर पॉलिटिक्स है, मतलब एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हैं या एजुटेशन एक्टिविटीज़ हैं, उनमें इन्वॉल्व ना हों, यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ पॉलिटिक्स के खिलाफ काम सियासी तरीके से आके ना करें। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, सैयद अहमद ख़ान वॉज एबल टू अटैक द नंबर ऑफ सिंसियर फ्रेंड्स हु शेयर्ड हिज व्यूज़ एंड हेल्प्ड हिम। खुशकिस्मती से सैयद अहमद ख़ान बहुत से अपने दोस्तों को अटैक करने के, अपनी तरफ तवज्जो उनके दिलाने के काबिल हो गए थे। उन दोस्तों ने ना तो सिर्फ उनके व्यू को सपोर्ट किया बल्कि उनकी मदद भी की। अमंग देम वर वेल नोन फिगर्स लाइक, उनके दरमियान यानी कि जो उनके मशहूर दोस्त थे, उनमें कौन कौन थे? वेल नोन कहते हैं मशहूर को। उनमें ये लोग शामिल है नवाब मुहसिनुल मुल्क, नवाब वकारुल मुल्क, हाली साहिबी, नज़ीर अहमद, चिराग अली, एम हयात, ज़काउल्ला, ठीक है, ये उनके दोस्त हैं जिन्होंने उनकी मदद भी की और उनके व्यू से एग्री भी किया। ये आपने याद भी कर लेना है इनके नाम, आपसे पूछा जा सकता है। ऑल दीज पर्सनैलिटीज़ एडवोकेटेड द काज सेट बाय सर सैयद अहमद ख़ान, इन सब ने उस काज की, उस काम की जो सर सैयद अहमद ख़ान ने सेट आउट किया था, उसकी वकालत की, उसको एडवोकेट किया, उसको प्लीड किया, उसको सपोर्ट किया। सम इंग्लिश प्रोफेसर लाइक बीच, मॉरिसन, रैलीग and Arnold also contributed greatly in building up in Aligarh College into a first-rate institution। ये कुछ इंग्लिश प्रोफेसर थे जिनके ये सब नाम है, उन्होंने भी अलीगढ़ जो कॉलेज का सर सैयद अहमद ख़ान ने कायम किया था, उसको पहला इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो सर सैयद अहमद ख़ान के अलीगढ़ मूवमेंट का फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था, उसको बिल्ड अप करने में उनकी मदद की। सैयद अहमद ख़ान launched his educational movement by setting up गुलशन स्कूल एट मुरादाबाद 1859। सबसे पहले उन्होंने अपनी एजुकेशन मूवमेंट, जो अलीगढ़ मूवमेंट थी, एजुकेशनल मूवमेंट उनकी थी, वो उन्होंने कैसे शुरू की? गुलशन स्कूल मुरादाबाद में 1859 में कायम करके, ठीक है। विक्टोरिया स्कूल एट गाज़ीपुर इन 1863 में गाज़ीपुर में विक्टोरिया स्कूल कायम किया। ये आपने याद करना है, इनके ये भी याद करना है डेट्स भी, और कहाँ क्या स्कूल कायम किया ये भी याद रखना है आपने। साइंटिफिक सोसाइटी फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश वर्क इन द नेटिव लैंग्वेज उर्दू, साइंटिफिक सोसाइटी, उन्होंने इंग्लिश जो वर्क था, इंग्लिश की बुक्स थी या इंग्लिश लिटरेचर, सब कुछ उसको नेटिव ज़बान यानी कि मुकामी ज़बान जो उर्दू थी उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसलेट तब्दील करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी काम की अलीगढ़ में 1864 में। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट इम्पार्टिंग फॉर्मेशन ऑन हिस्ट्री, एंशंट एंड मॉडर्न साइंस ऑफ एग्रीकल्चर, नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंसेज एंड एडवांस्ड मैथमेटिक्स इन 1866। तो अलीगढ़ इंस्टीट्यूशन गज़ट ने इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन हिस्ट्री, तो इम्पार्ट करनी शुरू की इंफॉर्मेशन इन सारे सब्जेक्ट्स पे जो हमने ये पढ़े हैं 1866 में। कमिटी स्ट्राइविंग फॉर द एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ मुस्लिम 1870 में उन्होंने स्ट्राइविंग फॉर द एजुकेशन के लिए कमेटी कायम की। स्ट्राइविंग कहते हैं कोशिश करना, जहद करना, एजुकेशन प्रोग्रेस, मुसलमानों के एजुकेशन प्रोग्रेस के लिए स्ट्राइव करने के लिए वाली एक कमेटी 1870 में कायम की। फिर एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, MA भी जिसको कहते हैं, अलीगढ़ में 1875 में उन्होंने कायम किया। पैटर्न ऑफ इंग्लिश पब्लिक स्कूल एंड लेटर रेज टू द लेवल ऑफ कॉलेज इन 1879 एंड यूनिवर्सिटी इन 1920। MA कॉलेज जो अलीगढ़ में कायम किया वो 1875 में क्या था? पहले एक इंग्लिश स्कूल था, पब्लिक स्कूल, फिर 1877 में कॉलेज बना और 1920 में वो यूनिवर्सिटी। अभी भी MA कॉलेज इसको कहते हैं, MA यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में मौजूद है, सर सैयद की कायम की हुई। देन उन्होंने एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में विच मेट एवरी ईयर टू टेक स्टॉक ऑफ द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ द मुस्लिम एंड टू परस्यू
देम टू गेट मॉडर्न एजुकेशन एब्सटेन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये जो उन्होंने एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम की, ये हर साल इसका इजलास होता है, हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती थी और ये क्या करती थी, मुसलमानों की जो एजुकेशन प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनती, उन पर तवज्जो देती, उनको हल करने की कोशिश करती, मुसलमानों को इस बात की तरफ परसू करती, रगबत दिलाती कि वो मॉडर्न एजुकेशन सिर्फ हासिल करें, वो पॉलिटिक्स से दूर रहें, एब्सटेन करें, बाज रहें पॉलिटिक्स से। It later became a political mouthpiece of the Indian Muslim and the foreigner of the All India Muslim League। तो ये जो कॉन्फ्रेंस उनकी होती थी ये बाद में पॉलिटिकल माउथ पीस बन गई, यानी कि पॉलिटिकल का जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आपको पता है मुसलमानों की सियासी जमात जो बनी थी बड़े सगीर में वो थी, तो इसी से ही वो बनी, यानी कि इस कॉन्फ्रेंस से ही, और ये माउथ पीस बन गया पॉलिटिक्स का भी। क्योंकि शुरू में सर सैयद अहमद खान इसलिए पॉलिटिक्स से मना करते थे कि मुसलमान इस सिचुएशन में नहीं थे, हमने पहले भी पढ़ा कि उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो पॉलिटिक्स में जाएँ, एंटी स्टेट एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व हों, तो उनकी आगे हालत जो थी बड़े सगीर में अंग्रेज़ों ने तो फिर उन्हें वैसे ही नहीं छोड़ना था, अगर फिर भी वो रेबेलियन की तरफ या ऐसा एटीट्यूड रखते उनकी तरफ। इसलिए जो सैयद अहमद खान ने उन्होंने टेक्निक अपनाई कि मुसलमान अभी मॉडर्न एजुकेशन उनकी हासिल करें, उसके बाद पॉलिटिक्स में जाएं, और फिर पॉलिटिक्स जाहिर है फिर इसी कॉन्फ्रेंस में हमने पढ़ा, इसी कॉन्फ्रेंस ने आगे जाके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई थी। Besides his prominent role in the education uplift of the Muslims, Sayyid Ahmad Khan's writing played important role in popularizing the ideas for which the Aligarh stood। उन्होंने एजुकेशन में जो अपना प्रोमिनेंट रोल, अपना मखसूस किरदार अदा किया एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्ट करने के लिए, उसको ऊपर ले जाने के लिए, मुसलमानों का एजुकेशन सिस्टम जो है। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान की जो राइटिंग्स थी, उनकी जो तासानीफ थी, उन्होंने भी इंपॉर्टेंट और मुसलमान जो उनके आइडियाज़ थे अलीगढ़, जिसमें अलीगढ़ में जिन आइडियाज़ को लेकर वो खड़े हुए थे, उन आइडियाज़ को पॉपुलर किया, मशहूर किया उनकी राइटिंग्स ने भी। उनकी राइटिंग्स भी आपने याद करनी है, हिज रिसाला असबाब बगावत हिंद in 1858 and others writings as lawyer of India, तबय्युनुल कलाम एंड खुतबात अहमदिया। ठीक है, ये उनकी राइटिंग्स हैं, यानी कि तसानीफ हैं, ये भी आपने याद कर लेनी है। रूटेड आउट द मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट इस्लामिक टीचिंग एंड helped create a cordial relationship between the British government and the Indian Muslim। इन्होंने उनकी राइटिंग्स ने जो उन्होंने लिखी, उन्होंने रूटेड आउट द मिसअंडरस्टैंडिंग, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी कि मुसलमान हमारे खिलाफ हैं या वो हमारी पार्क से हमें डिप्राइड करना करते चाहते हैं, ये सारी बातें उनको रूटेड आउट किया, उनको जड़ से उखेड़ा, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को और इस्लामिक टीचिंग्स जो है उनको सही मायने में पेश किया अपनी राइटिंग्स में। और क्या किया, हेल्प उन्होंने की, कॉर्डियल रिलेशन कहते हैं फ्रेंडली रिलेशन, दोस्ताना ताल्लुकात ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान और इंडियन मुस्लिम के दरमियान कॉर्डियल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। एंड आल्सो हेल्प टू रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, बदगुमानियाँ थे, वो भी उन्होंने दूर करने की कोशिश की। It was this platform from where Sir Sayyid Ahmad Khan strongly forbade the Muslims to join the Hindu dominated political party, the Indian National Congress। यही प्लेटफॉर्म था कौन सा भला, अलीगढ़ मूवमेंट का प्लेटफॉर्म था, जिसपे सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को स्ट्रॉन्गली फॉरबिड, सख्ती से मना किया कि वो हिंदुओं की जो नुमाइंदा जमात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है हिंदुओं की, जिसमें हिंदू डोमिनियन में है, मेजोरिटी में है, यानी कि वो गालिब है, उस पर उसको ज्वाइन ना करें, उनसे ज्वाइन करने से सख्ती से मना किया। He regretted the Urdu-Hindi controversy initiated by Hindus and predicted that both the nations could no longer live together। वो इस बात का हवाला देते थे कि वो ये बात करते थे कि उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी, हमने लास्ट लेक्चर में आपको पता है डिस्कस किया, उर्दू हिंदी तनाज़ा जो था वो ये कहते थे कि वो हिंदुओं ने शुरू किया और इसकी बेस क्या थी हिंदुओं की कि वो मुसलमानों की ज़बान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो इसके भी खिलाफ थे। तो जब इस बात से उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया, ये उन्होंने नतीजा निकाला कि जब इस कदर वो मुसलमानों के खिलाफ हैं तो ये दोनों कौमें कभी भी इकट्ठी नहीं रह सकती। He stood for reserved seats for Muslims and also promoted the India that Hindus and Muslims are two distinct nations। वो मुसलमानों की रिजर्व सीट कहते हैं मखसूस नशिस्तें, यानी कि इलेक्शन कमीशन में, सॉरी आप कह लें लेजिस्लेटिव असेंबली में, या जो भी उस वक्त सिस्टम, फेडरल सिस्टम, प्रोविंशियल सिस्टम, जो भी सिस्टम होता था उनके लिए खड़े हुए कि मुसलमानों की रिजर्व सीट होनी चाहिए, मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए, उन पर सिर्फ मुसलमान ही कॉन्टेस्टेंट खड़े हों, इलेक्शन में मुसलमानों को मुंतखब करें और वही नुमाइंदगान हो। ठीक है ना। और उन्होंने ये बात भी प्रमोट की कि हिंदू और जो मुस्लिम है वो टू डिस्टिंक्ट नेशन हैं, दो अलग-अलग कौम है, विच लेड टू नेशन थ्योरी। तो उनके इसी कॉन्सेप्ट ने, इसी उनके आइडिया ने टू नेशन थ्योरी की तरफ को प्रमोट किया, उसकी तरफ रहनुमाई की।
सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट प्लेड a significant role to bring about an intellectual revolution among the Indian Muslim। इंडियन मुसलमानों के दरमियान इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन कहते हैं, रेवोल्यूशन होता है इनकलाब, इंटेलेक्चुअल कहते हैं जो ज़हनी तौर पर इनकलाब, यानी कि उनके ज़हनी इनकलाब को का जो बाइस बनी वो सर सैयद अहमद खान की अलीगढ़ मूवमेंट ने, उसमें उनके ज़हनी इनकलाब में बहुत सिग्निफिकेंट रोल, बहुत अहम किरदार अदा किया। मीन्स उनका माइंड सेट, माइंड मैप चेंज हो गया ना, कि वो ये समझते थे पहले कि अगर इंग्लिश पढ़ना हराम है या गुनाह कबीरा है ये सब कुछ, लेकिन फिर उन्हें ये पता चला कि वक्त का तकाजा है, हमें उनके हथियार से उनके मुकाबला करना है, तभी हम उनको डिफीट कर सकेंगे, तभी हम कनकर बन सकेंगे, या तभी हम शिकस्त, वरना तो हमारी ऐसी हालत रहेगी जो थी उस वक्त जब उनसे हालात थे, ना कोई जॉब मिलती थी मुसलमानों को, बल्कि उनको खुली तरह सजाएं दी जाती थी, उनसे इंतकाम और क्या क्या लिया जाता था। ये मतलब उन्होंने ये बात समझी जब जो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट में उनका आइडिया था, पिवट पॉइंट था, तो उसके बाद उनका जो इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन उन्होंने गेन किया, उसके बाद उनकी थोड़ी सी हालत कंडीशन बेटर होना शुरू हुई सब कंटिनेंट में। दस अलीगढ़ मूवमेंट सक्सीड इन अचीविंग इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव। तो इसका क्या मतलब है, अलीगढ़ मूवमेंट अपने मेजर ऑब्जेक्टिव, अपने जो बड़े बड़े उसके गोल थे, पर्पस थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, एम्स थे, वो अचीव करने में सक्सीड हो गई, कामयाब हो गई। आपसे बच्चों ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप ये बताएं अलीगढ़ मूवमेंट कामयाब हुई थी या फेल हुई थी, मतलब सक्सेसफुल हुई थी या फेल हुई थी। तो अगर फेल हुई थी तो कैसे, और अगर सक्सेसफुल हुई थी तो कैसे। तो आपने फिर बताना है खुद से कि क्योंकि उसके यही ऑब्जेक्टिव थे, मुसलमानों को मतलब मुसलमानों को अवेयर करना, मॉडर्न एजुकेशन से उन्हें मॉडर्नाइज करना, उनका जो उस वक्त की कंडीशन थी, जो उनकी हालत थी बिल्कुल ख़राब और क्या लें कि पिटिएबल कंडीशन थी, उसको वो रिकॉग्नाइज करें, उस कंडीशन से निकलें, अपना सिचुएशन चेंज करें। ये सब कुछ हालात के तकाज़ों का जो हालात के जो तकाजे थे वो उन्होंने रिकॉग्नाइज किए, क्योंकि अलीगढ़ मूवमेंट का यही था। और इसका जो मेन पर्पस था वो था एजुकेशनल रिफॉर्म्स, यानी कि मुसलमानों का एजुकेशन सिस्टम ऐसा करना जिससे वो मौजूदा हालात के, मौजूदा सिचुएशन की जो प्रेजेंट चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सके, उनका सामना कर सके। तो 10 अलीगढ़ मूवमेंट है जो वो सक्सेसफुल हुई थी। और इसका क्या था ऑब्जेक्टिव, एंड बूस्टेड अप द डिप्रेस्ड मुस्लिम कम्युनिटी टू द रियल स्टेटस ऑफ नेशन। उनको हकीकी मानों में कौम का एक जो स्टेटस दिलवाने के लिए बूस्ट किया मुसलमानों को, डिप्रेस्ड मुसलमानों को, यानी कि जो मजलूम बेचारे थे मुसलमान, जो उनकी हालत थी वो मजलूम ही थे उस वक्त, उनको बूस्ट अप किया, उनको मतलब उनकी तवज्जो दिलाई, उनको इंकरेज किया किसकी तरफ, ताकि वो एक रियल स्टेट, एक रियल नेशन बन सके। ठीक है बच्चों, दैट्स फॉर योर लेक्चर नंबर 3। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, अगर कुछ आपको नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।